इजरायली पीएम की फिलिस्तीन को धमकी, दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। ऐसा अंजाम होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये पहला और बड़ा बयान माना जा रहा है कि दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा वो ऐसा अंजाम भुगतेगा। हम युद्ध में हैं और हम ही जीतेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बड़ी बात कही है। तो इजरायल के पीएम ने कहा है कि हमारे खिलाफ जंग छेड़ी गई है और ये जंग हम जीतेंगे। क्या कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने, आपको सुनवाते हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने। हमास के हमलों के बाद कई कारों में आग लग गई है। इजरायली सैनिकों की कारों में आग लग गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे हम। ये देखिए तस्वीरें आप, जहां पर एक के बाद एक हमले हुए हैं और इन हमलों के बाद वहां खड़ी तमाम जो कार हैं, गाड़ियां हैं, उनमें आग लग गई है। ये इजरायली सैनिकों की गाड़ियां बताई जा रही है जिनमें आग लग गई है। एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां पर इजराइल में आसमान के रास्ते किस तरीके से लड़ाके दाखिल हुए हैं, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई है। यहां पर हमास के लड़ाके किस तरीके से आसमान के जरिए दाखिल हुए हैं, ये तस्वीरें सामने आई। देखिए बिल्कुल, देखिए अब आप ये देखिए कि पैराशूट के जरिए, क्योंकि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के चलते ही रडार और उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट इसको नहीं पकड़ पाए। बहुत स्ट्रैटेजिकली लगातार घुसपैठ की और जब इन्होंने इन इलाकों में घुसपैठ की उसके बाद दूसरी जगह इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स को खोला गया। यानी एक साथ मल्टीपल जगहों पे, ना सिर्फ लैंड पर बल्कि सी से भी लगातार ये कोशिश की गई कि मल्टीपल जगहों से इन्फिल्ट्रेट किया जाए। 21 ऐसे पॉइंट थे जिनको इन्होंने कैप्चर किया, अपने हाथ मजबूत किया और उसके बाद अपने बाकी के सिविलियंस को इन इलाकों में घुसाना शुरू किया। सुमित, देखिए कितना दिलचस्प है कि एक तो होता है कि जो आर्मी के पैराट्रूपर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैरामोटर्स का इस्तेमाल किया गया। यानी वो चीजें जिसको आप आमतौर पर किसी टूरिस्ट प्लेस में देखते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं और इजीली अवेलेबल होता है, उनके जरिए वो अंदर आए और ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकते हैं। रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकते हैं। पकड़ में नहीं आ सकते। और मुझे लगता है कि इजराइल के पास भी एक बड़ा कोस्टल एरिया है, तो बहुत हद तक ये भी संदेह नहीं हुआ होगा कि हो सकता है कि वो गाजा तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरह के एडवांटेज लेकर और फिर वो इजराइल के अंदर घुसते हैं और उसके बाद की तबाही तो पूरी, मतलब बहुत प्लान्ड वे में है, पूरे अटैक्स किए गए। ये समझ में आता है इन चीजों को देखकर। प्लानिंग तो है ही, और प्लानिंग का ही नतीजा है कि जिस इजराइल को हम अब तक अभेद्य किला मानते थे, उस इजराइल में इतना बड़ा ऑपरेशन मुझे लगता है कि किसी ने भी, खुद इजरायलियों ने भी नहीं सोचा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इतने आर्म्स एंड एम्युनिशंस गाजा पट्टी के पास लेकर आना, लंबे समय तक लेकर आना और ये स्ट्रैटेजिकली अंदर घुसकर बैठ जाना और फिर अपने लिए लाइनें खोल देना ताकि जो सिविलियंस के साथ साथ इनके पीछे के जो उनके जो सैनिक हैं फिलिस्तीन के, वो वहां पर आ जाए। ये स्ट्रैटेजिकल मूव था और उन्होंने मास मूवमेंट इसको स्टार्ट किया, क्योंकि आप देखिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, बच्चे भी आपको नजर आएंगे सड़कों पर लगातार। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किस तरीके से यहाँ पर इजरायली टैंक्स को भी कब्जे में ले लिया गया है, आर्मर्ड व्हीकल्स को। बिल्कुल आप दिख रहे हैं, ये फेंसिंग के पास खड़े हुए पेट्रोलिंग के जो टैंक्स हैं या आर्टिलरी गन्स हैं, उनको भी कैप्चर किया। उन्होंने टारगेट किया, लोगों को निकाला और ये सिविलियंस हैं जो लगातार ये हमास के आतंकियों को सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी देखिए आर्म्स एंड एम्युनिशन छीनने के साथ साथ वहां पर पिक्चर लेना, अपने लोगों को बुलाना, लगातार अपील करना, तो हर पॉइंट जो है हमास ने एक प्लान वे के अंदर एग्जीक्यूट किया है। जैसे कहते हैं ना कि हर युद्ध के कुछ पोस्टर ऐसे होते हैं, जो कुछ इमेज होती है जो सालों साल याद रखी जाती है। मुझे लगता है कि आज जो हमास का ये आतंकी ऑपरेशन था उसकी ये तस्वीर होगी, क्योंकि ये टैंक केवल टैंक नहीं है, ये इजराइल का प्राइड है। और यहाँ से आप इजरायली सैनिकों को घसीट कर निकालते हैं, इस टैंक को कब्जा करके अपनी तरफ ले जाते हैं और फिर इसमें आग लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर आप इजराइल को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम भी जवाबी कार्रवाई कर सकते थे, हमने आपको हराया। इसके बाद इजराइल चाहे जो भी कर दे, वो गाजा पट्टी में एक एक आदमी को मार दे, लेकिन जो कुछ इजराइल के साथ हुआ ये अपने आप में ही
सालों तक याद रखी जाने वाली चीज। बिल्कुल, जमीन पर आसमान से हर तरफ से अटैक किया गया, हर तरफ से घेरने की कोशिश की गई है और ये इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच अगली बड़ी खबर भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां पर आपको बताते हैं कितनी तरीके से हमले किए गए हैं। समंदर के रास्ते से फिलिस्तीनी लड़ाके किस तरीके से दाखिल हुए, इन तस्वीरों में जरा आप देखिए। बता दें, कुछ लड़ाके पैराशूट के जरिए उतरे और इसके अलावा तो कहीं ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया हमले करने के लिए। इसके अलावा रॉकेट की वर्षा तो की ही गई, कुछ लड़ाके पैदल सड़कों पर चलते साफ तौर पर देखे गए। जहां मौका मिला वहां हमला किया गया, गाड़ी से भी अटैक किए गए। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कई लोगों को बंधक भी बना लिया गया। सचदेवा सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं और कई सारे मोर्चों पर घेरने की कोशिश भी की गई? जी, पहली बढ़त तो हमास के साथ है, लेकिन मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ कि वो उसको मेंटेन कर पाएंगे, उसको सस्टेन कर पाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ मानव जो संपदा है इजराइल की, उसको हथियाने का प्रयास है। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाने का प्रयास है। हाँ। फ़लस्तीनी जेलबंद हैं, उनको रिहा कराया जा सके और जेनिन और वेस्ट बैंक के और इलाकों में तुल क्रम वगैरह जहां इजराइल ने खुला हमले किए हुए हैं और अपने सेटलर्स को बसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए थोड़ा सा ये प्रयास जी, है। जी। इसके दूरगामी परिणाम नहीं होने वाले हैं, जी। लेकिन कुछ देर तक ये न्यूज़ रहेगा। बिल्कुल सर। और इसका जियोपॉलिटिकल असर होगा। नेतन्याहू का लक्ष्य आतंकियों का खात्मा, दूसरा लक्ष्य भी सामने आया है इस मीटिंग से निकलकर, अपने इलाके को सुरक्षित करना। तीसरा लक्ष्य, दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा। चौथा लक्ष्य, कोई और फ्रंट खोलने से रोकना। तो ये कैबिनेट मीटिंग में तय किया गया है कि किस तरीके से इजराइल को सुरक्षित करना है, आतंकियों को बाहर करना है। तो आतंकियों का खात्मा, दूसरा लक्ष्य अपने इलाके को सुरक्षित करना, तीसरा लक्ष्य दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा, ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई और फ्रंट खोलने से इन्हें किस तरीके से रोका जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुकेश सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब तो खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। प्रतिमा, इसको सिर्फ इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि इजराइल अभी क्या करेगा। हमें तो देखना यह है कि इजराइल के साथ क्या हुआ है। अभी जो इजराइल के साथ जो हुआ है वो एक किसी बनाना रिपब्लिक के साथ हुआ करता है, जहां सीमाओं पर वो बिल्कुल ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी वहां पर। और ये सिर्फ हमस का हमला नहीं लगता, ये गाज़ा स्ट्रिप में जो रहने वाले लोग हैं उनका एक सामूहिक हमला है जिसको हमस ने अंजाम दिया है। और ये इजराइल को भी तय करना होगा कि ये वॉर है या फिर टेरर अटैक है। अगर आप इसको वॉर मानते हैं तो पीछे इसके देखना होगा कि इस हमस के पीछे कौन कौन खड़ा हुआ है और वो किस हद तक इस पूरे थिएटर को चेंज करने के लिए तैयार हैं। मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको कि ये रशिया, चाइना, ईरान, इन सब के बीच का एक युति है जो यूक्रेन के युद्ध को खींचकर इन्होंने अब इजराइल के चौखट पर लाकर खड़ा किया है। मुकेश जी, यही तय करने के लिए इजराइल की कैबिनेट की अभी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इन सब बातों पर चर्चा हुई। और सबसे अहम बात जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई और फ्रंट खोलने से रुकना, इसका मतलब यह है कि इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि हिजबुल्लाह कहीं इसमें एंट्री ना कर ले। और अगर हिजबुल्लाह एंट्री करता है तो फिर इजराइल के लिए टू फ्रंट वॉर होगा, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। लेकिन मनीष, जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली आप देखें सऊदी की तरफ से जो सपोर्ट आया है फिलिस्तीन को, वो एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि सऊदी ने साफ तौर पर कहा है कि ये सारे कदम इसलिए उठाए गए कि जो लगातार इजराइल की तरफ से जो लगातार वो उनकी तरफ उनके फिलिस्तीन की तरफ जो लगातार कहर ढाया जा रहा था, ये उसका रिजल्ट है। तो आपको लगता है कि डिप्लोमेटिकली भी और जियोपॉलिटिक्सली भी इजराइल अब एक तरीके से कॉर्डन करने की कोशिश कर रहे हैं, अरब देश खासतौर पे? देखिए, पिछले कुछ दिनों में इजराइल और सऊदी के बीच बहुत अच्छे संबंध हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बहुत सारी कार्रवाई की है, लेकिन आज जो कुछ हमस ने किया उसके बाद बीती बातें खत्म हो गई। अब नए सिरे से होगा और नए सिरे से ये होगा आज कौन कौन साथ है, क्योंकि इजराइल की भी मजबूरी है पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कल भी वो अभेद्य किला था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, करना पड़ेगा। अब सवाल है कहां करेगा,
केवल हमास को करेगा या हिजबुल्लाह से भी निपटना पड़ेगा? ये देखिए कई ताजा चुनौतियां ताजा उसके पास। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिहायशी इलाके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर धुआं उठता हुआ यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अलग अलग इलाकों में आप देख सकते हैं, दूर से ही ये कैप्चर की हुई तस्वीरें भले ही हों, लेकिन धुआं उठ रहा है इस पूरे इलाके में। यानी अभी भी ताजा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमले का दौर जारी है। ऑपरेशन चल रहा है। देखिए तेल अवीव की खूबसूरत तस्वीर देखिए, तेल अवीव यहाँ पर आपको कितना खूबसूरत देख रहा है। और पीछे चूंकि वहां पर भी अब शाम होने को है, तो वैसी स्थिति में जो रॉकेट के हमले हुए या हो रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही है कि अभी तक वहां पर धुआं उठ रहा है। तो आप सोचिए कितना मैसिव ऑपरेशन है जो लगातार चल रहा है। ये 17 से 20 जगह ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर उनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं आईडीएफ की, वो लगातार इन इलाकों में ना सिर्फ बढ़त बना रही है बल्कि वन ऑन वन उनके बीच में फायर फाइटिंग चल रही है। अभी कोशिश यही की जा रही है कि दिन ढलते ढलते एटलीस्ट आईडीएफ की जो टीम्स है वो ऐसे इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ले, क्योंकि अटैक के 4 से 5 घंटे तक आईडीएफ या फिर फोर्सेस इजराइल की नहीं पहुंच पाई थी वहां पर।